रूस यूक्रेन जंग किस मुहाने पर है ये बताने की जरूरत है नहीं। पिछले 3 वर्षों से ये जंग जारी है। कौन जीता कौन हारा ये सवाल अभी बहुत दूर का नजर आता है। कुछ दिन पहले हम ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक कर दिया है, लेकिन आज ऐसी खबर आई जिसने इस खबर को पूरी तरीके से 360 डिग्री फ्लिप कर दिया। यानी अब यूक्रेन ने रिटेलिएट किया और यूक्रेन इस तरीके से रिटेलिएट करेगा ये किसी ने सोचा ना था। यूक्रेन की तरफ से एक के बाद एक 117 ड्रोन दागे गए। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब वो रूस के साथ जंग के चौथे साल में है। ये वॉर के हाई पॉइंट्स में से एक है और 2 जून को इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता के दूसरे दौर से ठीक पहले इस हमले को अंजाम दिया गया। 16 मई को पहले दौर के दोनों पक्षों के बीच कैदियों की सबसे बड़ी अदला बदली हुई थी। तब यह लगा था कि शायद यह जंग थम सकती है। यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस ने रूस पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर दी। यूक्रेन ने रूस के हवाई ठिकानों को टारगेट किया और जमीन पर मौजूद 41 रूसी बम वर्षक विमानों को तबाह कर दिया। अनुमान के मुताबिक रूस के 30% से ज्यादा बम वर्षक बेड़े यानी TU-95, TU-22 और A-50 हवाई रडार को यूक्रेन के ड्रोन अटैक से बड़ा नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने 100 से ज्यादा, और अभी तक जो जानकारी है वो एग्जैक्ट नंबर भी आपको बता दूं, 117 ड्रोन शिपिंग कंटेनर से उड़ाए थे, जिन्होंने रूसी एयरबेस के पास से गुजरते वक्त इस हमले को अंजाम दिया। रूस ने इन बॉम्बर्स का इस्तेमाल युद्ध के दौरान यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया था। रूसी मीडिया ने इन हमलों को पर्ल हार्बर करार दिया। 1941 में हवाई में अमेरिकी बेड़े पर शाही जापानी नेवी ने ऐसे ही अटैक किए थे, जिसने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में खड़ा कर दिया था और इन हमलों को पर्ल हार्बर नाम दिया गया। अब आप समझ रहे हैं कि इस हमले को भी पर्ल हार्बर का नाम क्यों दिया जा रहा है और अब क्या वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया ने कदम बढ़ा दिए हैं, क्योंकि आकार, पैमाने और जटिलता के मामले में यूक्रेन ने दुनिया के सबसे बड़े हमलों में से एक को अंजाम दे दिया है। यह दुनिया के लिए भी शॉकिंग था, लेकिन यूक्रेन ने यह कर दिखाया। ओलेनिया, मरमंस्क, इरकुत्स्क और साइबेरिया में 2 हवाई ठिकानों पर टारगेट किया गया, करीब 6000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर, और 3 टाइम जोन में यह अटैक किए गए। एक आसान सी प्लानिंग जिसे सावधानी से छिपाया गया, बार बार इसकी प्रैक्टिस की गई और जिसे स्पीड के साथ खास मकसद के लिए अंजाम दिया गया। इसने नागरिक रसद को हथियार बनाया, बिना किसी व्यक्ति के पकड़ में आए रिमोट तरीके से हमले किए। पुतिन वर्सेस ज़ेलेंस्की महायुद्ध आरंभ हो चुका है। अब सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं जिस चीज का डर सभी को है। ग्लोबली टेंशन में दुनिया आ चुकी है, सुपर पावर्स टेंशन में आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में खतरनाक रुख अख्तियार कर लिया है। यूक्रेन के हमलों के बाद रूस जवाब देगा, यह हर कोई जानता है, लेकिन यह जवाब किस इंटेंसिटी का होगा यह देखने वाली बात होगी। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बड़े अटैक को अंजाम दे दिया है, जो कि स्ट्रेटेजिकली 100% एग्जीक्यूशन के साथ ग्राउंड पर उतारा गया। लेकिन उसके बाद व्लादिमीर पुतिन क्या करेंगे, टेंशन इस बात की है। रूस यूक्रेन के कई बड़े शहरों को टारगेट बना सकता है। यूक्रेनी ड्रोन हमले में लगभग 40, और अगर मैं इसको और अपडेट कर दूं तो 41 रूसी लड़ाकू विमान तबाह हो चुके हैं, ऐसा यूक्रेन का दावा है। इसने रूस यूक्रेन युद्ध को और ज्यादा स्ट्रेस में डाल दिया है। रूस अगर यूक्रेन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करता है, तनाव इससे और बढ़ जाएगा, तो वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बढ़ने के भी आसार साफ तौर पर नजर आ जाएंगे। रूस एक प्रमुख एनर्जी सप्लायर है। किसी भी तरह का व्यवधान तेल
और गैस की कीमतों को और बढ़ा देगा, यानी आसमान तक पहुंचा सकता है। युद्ध को रोकने की तमाम कोशिशें बेकार हो चुकी हैं। आप देखिए ना, एक तरफ तो टेबल टॉक्स हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन टेबल टॉक से ठीक पहले यूक्रेन ने इस बड़े हमले को अंजाम देकर, आप देखिए प्रतीकात्मक तौर पर बता रहा हूं, व्लादिमीर पुतिन को ज़ेलेंस्की ने सिर्फ धक्का नहीं दिया बल्कि उनके चेहरे पर पंजा मार दिया है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र के आदेशों के बावजूद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन झुकने को तैयार नहीं है, तो वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। यूक्रेन इस युद्ध में भले ही कमजोर नजर आता हो, एक चीज और प्रैक्टिकली आपको बता दूं, दुनिया जानती है कि यूक्रेन आगे है, लेकिन इस लड़ाई के पीछे अगर कोई है तो वो है नाटो शक्तियां। ये बात सब जानते हैं, लेकिन ठीक है, क्योंकि यूक्रेन में भी तो दम होना चाहिए। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी तो खुद डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर जाकर कितनी बातें कही थी। कोई मान सकता है क्या कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने इतनी हाइप डोनाल्ड ट्रंप के नाम की कोई बात रखता? चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं। यूक्रेन का यह हमला रूस कभी नहीं भूलेगा, ये सब जानते हैं, और इसीलिए अब सवाल उठ रहा है कि क्या पुतिन न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करेंगे? क्या पुतिन के सामने अब न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल करने की मजबूरी आ चुकी है? ज़ेलेंस्की ने रूस को छेड़ा है, तो अब पुतिन छोड़ेंगे नहीं, ये मैं नहीं मान रहा, ये दुनिया के कई वॉर एक्सपर्ट, कई डिफेंस एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। तो अभी ये दो चेहरे आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इन दोनों चेहरों ने दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। इस बड़े अटैक के बाद, जिसमें 117 ड्रोन अटैक्स किए गए, जीरो कैजुअल्टी के साथ, परफेक्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ, इसको रूसी पर्ल हार्बर क्यों कहा जा रहा है मैं आपको बताता हूं। ड्यू टू इट्स इंटेंसिटी। सबसे पहले टारगेट पर क्या रहा? नेवल बेस। रूस के नेवल बेस इस ड्रोन अटैक के टारगेट पर रहे। 41 सैन्य विमान तबाह हो गए। ये बॉम्बर्स थे, बॉम्बर्स। एक्सपर्ट्स या आप बॉम्बर एक बार सर्च कर लीजिए, आप समझ जाएंगे कि बॉम्बर्स क्या होते हैं, ये कितने स्ट्रेटेजिकली कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी राष्ट्र के लिए। ऐसे 3 ही मुल्क हैं जो इस तरह के बॉम्बर्स बनाते हैं या इस तरह के बॉम्बर्स का इस्तेमाल करते हैं। इवन भारत के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी अभी नहीं है। आगे आपको बताऊंगा बॉम्बर्स और जेट्स में फर्क क्या कुछ होता है। लेकिन ये नुकसान कितना हुआ? 5.845 लाख करोड़ का नुकसान, ये अनुमानित है अभी कि इतना नुकसान हो गया है। व्लादिमीर पुतिन को इतना बड़ा नुकसान हो गया है। आप देखिए, रूस को 18 महीनों की तैयारी रही है इसमें। खुद ज़ेलेंस्की इस बात को बताते हैं, 18 महीने, 1.5 साल से ज्यादा के वक्त तक रिहर्सल्स होती रही, किसी को कानो कान पता नहीं चला। आप इस बात की इंटेंसिटी देखिए, ज़ेलेंस्की का माइंड आप देखिए, यूक्रेन की चालाकी आप देखिए कि रूस में 4000 किलोमीटर दूर तक, 4000 किलोमीटर अंदर जाकर इस हमले को अंजाम दिया गया। यह रूस की बात हो रही है, कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है। ज़ेलेंस्की जो कि कहीं स्टैंड नहीं करते, यूक्रेन जहां कहीं सुपर पावर के तौर पर स्टैंड ही नहीं करता। रशिया हमेशा से कह रहा था, दुनिया के एक्सपर्ट से मान रहे थे कि यूक्रेन टिक ही नहीं सकता। और जो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि ये लड़ाई सब जानते हैं, ये नाटो लड़ रहा है, अकेले यूक्रेन के बस की बात नहीं है। लेकिन ज़ेलेंस्की ने भी साफ कर दिया। अब किसके पास कितनी न्यूक्लियर ताकत है पहले आप देख लीजिए। सबसे पहले आप देखिए किसके पास कितनी न्यूक्लियर ताकत। एक तरफ है ट्रंप, एक तरफ है व्लादिमीर पुतिन। 5759 ट्रंप के नीचे नंबर आप देख रहे हैं। पुतिन के पास कितना है? 6099, 6099 है। फ्रांस के पास कितने हैं? 290। चाइना के पास कितने हैं? 600। बावजूद इसके, पहले तो आप ये जो दो चेहरे आपके सामने, आप देखिए, ट्रंप से मुलाकात करने ज़ेलेंस्की पहुंचे थे, आपको याद है ना। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ब्लंट होकर मीडिया के सामने वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को कह दिया कि तुम तो फूलिश हो, तुम बेवकूफ हो। और वहां पर किस तरीके से ज़ेलेंस्की ने रिटालिएट किया, उसी तरीके से ग्राउंड पर रूस के खिलाफ भी वो रिटालिएट कर रहे हैं। तो ये दो बड़े चेहरे हैं, ये दो इंपॉर्टेंट चेहरे हैं
इन दोनों के सामने अब से कुछ वक्त पहले तक, 3 साल पहले चले जाइए, 4 साल पहले चले जाइए, यूक्रेन कहीं स्टैंड ही नहीं करता था। ज़ेलेंस्की नाम की कोई चीज इन दोनों बड़े चेहरों के सामने कहीं स्टैंड ही नहीं करता था। लेकिन जो जंग छेड़ी अब चौथे साल में एंटर हो चुके हैं, अभी तक ये नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है, व्लादिमीर पुतिन झुकने को तैयार नहीं है, और न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद आप देखिए 4000 किलोमीटर अंदर घुसकर इस हमले को अंजाम दिया गया। व्लादिमीर पुतिन को बड़ी चोट दी गई। और दूसरी तरफ आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठकर उनको जवाब दिया था ज़ेलेंस्की ने। तब भी मीडिया की, ग्लोबल मीडिया की सुर्खियां ज़ेलेंस्की ने बटोरी थी। तो अब आप देखिए, ये कुछ तस्वीरें मैंने आपके सामने रख दी हैं। ये जो बड़ा अटैक आज किया यूक्रेन ने, वो आप देखिए। उसके बाद अब दुनिया की निगाहें हैं व्लादिमीर पुतिन क्या करने वाले। अब दोनों तरफ, मेरे राइट और लेफ्ट, सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाता हूं। ज़ेलेंस्की की तरफ से इस हमले के बाद ये बातें सामने आई कि 18 महीनों की ये हमारी तैयारी थी। इस 18 महीने की तैयारियों में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। ये वही ड्रोन्स थे जो कभी यूक्रेन पर रूस अटैक के लिए इस्तेमाल कर रहा था। उन्हीं की ट्रेनिंग, उन्हीं का तरीका, उन्हीं के मोडस ऑपरेंडी। लेकिन इस तरीके से प्लान का इंप्लीमेंटेशन यूक्रेन कभी कर पाएगा, ज़ेलेंस्की कभी कर पाएगा, ये कभी किसी ने सोचा ना था। अब इस 18 महीने की तैयारियों में कितना नुकसान पहुंचा व्लादिमीर पुतिन को, कितना नुकसान पहुंचा रूस को, वो भी आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने उनकी छोटी मोटी जगह को टारगेट नहीं किया। उनके 4 एयरबेसेस को, उनके किनके, व्लादिमीर पुतिन, रूस के 4 एयरबेसेस को, जिनको नॉर्मल एयरबेसेस नहीं है, ये एयरबेसेस हैं हाईटेक एयरबेसेस। यहां पर बॉम्बर्स पार्क थे, 1-2 नहीं, 3-4 नहीं, 10-12 नहीं, 41 बॉम्बर्स को इससे बड़ा नुकसान पहुंचाया वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा एक्यूरेट प्लानिंग के साथ इसको अंजाम दिया गया, इस हमले को अंजाम दिया गया। ड्रोन्स, 117 ड्रोन से अटैक किया गया। जो ट्रक आया, वो विजुअल्स भी मैंने देखे, मैं आपको बताऊं, वो विजुअल्स भी मैंने देखे। उस ट्रक के अंदर से जैसे ही नेवल बेसिस के आसपास ये पहुंचे, एयर बेसिस के आसपास ये पहुंचे, वहां पर जैसी अवनगार्ड, जिरकॉन, बुरेवेस्निक, पोसाइडन और सरमत जैसे सुपर हथियार इन्हीं एयरबेसेस पर तैनात थे। पुतिन ने इन्हें यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया। इनके इस्तेमाल की सिर्फ बार बार धमकियां दी जाती थी। इस लड़ाई को लंबा खींचना चाहते थे ताकि यूक्रेन और उसके साथी देश थक जाएं, पक जाएं। रूस के पास दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक और उन्नत हथियार भी हैं, जिन्हें सुपर वेपन्स के तौर पर जाना जाता है। इसमें अवनगार्ड, बुरेवेस्निक, जिरकॉन, किंजल, पोसाइडन और सरमत शामिल है। लेकिन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध, यानी जो फरवरी 2022 से शुरू हो गया, इनका उपयोग क्यों नहीं किया? यह बहुत बड़ा सवाल आपके भी जहन में होगा कि अगर व्लादिमीर पुतिन चाहते तो शायद बहुत आसानी से युद्ध खत्म हो जाता। क्यों नहीं किया, उसको समझते हैं। किंजल का इस्तेमाल किया गया, लेकिन बाकी मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया या नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि कभी रूसी सरकार की तरफ से की ही नहीं गई। 4 रूसी एयरबेसेस को आज टारगेट किया यूक्रेन की तरफ से। इसमें 40 से ज्यादा बॉम्बर्स तबाह हो गए, जैसा मैं आपको बता रहा था। वो विजुअल्स भी आए, सिर्फ और सिर्फ धुएं का काला गुबार नजर आ रहा है, तबाही का वो मंजर नजर आ रहा है। और ज़ेलेंस्की ने ब्रीफ किया कि इस ऑपरेशन का नाम है स्पाइडर वेब। अब ये नाम क्यों है, ये भी आप समझ गए होंगे। किस तरीके से एक स्पाइडर, एक मकड़ी, उस मकड़ जाल को बुनती है जिसमें दूसरे शिकारी कब आकर फंस जाएं, किसी को पता नहीं चलता। इसमें कभी स्पाइडर को नुकसान नहीं होता। अपने बुने हुए जाल में कभी स्पाइडर को फंसते हुए आपने देखा है? नहीं देखा होगा। और उतनी ही एक्यूरेसी के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। 0 कैजुअल्टीज, किसी भी तरीके से कोई एविडेंसेस ना हो,
तो उसके लिए जिस ट्रक से लॉन्च हो रहे थे ये ड्रोन्स, वो ड्रोन वो ट्रक भी वहां पर ब्लास्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और मेरे पास डिटेल्स हैं, आपको बताता हूं। रूस के पास डोम्सडे डिवाइस सिस्टम था, ऑटोमेटेड न्यूक्लियर कंट्रोल सिस्टम ये है। अगर रूस परमाणु हमला कर दे तो क्या कुछ दिक्कत होगी, हर कोई समझ रहा है ना इस बात को। अभी आप देखिए, पेरीमीटर सिस्टम खुद इसका जवाब दे देगा। आपको थोड़ा पीछे भी ले चलूंगा, सोवियत यूनियन ने साल 1980 में इसका निर्माण किया था और संभावित परमाणु हमले के जवाब में इसको बनाया गया था। अगर न्यूक्लियर अटैक होगा तो अपने आप ये सिस्टम जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा और जो संकट होगा या जो परेशानियां होंगी, जो न्यूक्लियर अटैक्स होंगे, उनको निष्क्रिय करने के लिए ये डूम्सडे डिवाइस बनाया गया था। अब डूम्सडे आप जानते हैं, ये नाम अपने आप को पूरा डिफाइन कर रहा है। डूम्सडे मतलब क्या होता है, तबाही का वो दिन। तो अगर न्यूक्लियर वॉर शुरू होती है तो आप जानते हैं ये दुनिया के लिए, मानवता के लिए डूम्सडे ही साबित होगा। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये सिस्टम एक्टिव कैसे होता है, डूम्सडे सिस्टम। देखिए, पहले ये सिस्टम हर सिस्टम की तरह चीजों की मॉनिटरिंग करता है, हालातों को समझने का प्रयास करता है। इसके अलावा जो अगला फैक्टर रहता है वो रहता है कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसीज, उनको डिटेक्ट करना। इसके बाद जो अगला लेवल होता है जांच का वो होता है रेडिएशन लेवल। इसके बाद जब न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल होगा, ऑब्वियसली एयर प्रेशर में भी उसमें काफी बदलाव होगा, तो एयर प्रेशर में कितना बदलाव हुआ, उसके बाद ये सिस्टम एक्टिव होता है। लोग बताते हैं, एक्सपर्ट्स बताते हैं, न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करेंगे तो इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस होती है, उससे टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीट बढ़ जाती है, उसको भी डिटेक्ट करता है। भूकंप जैसी हलचल महसूस होती है, धरती कांपने सी लगती है जब आप न्यूक्लियर वेपन्स को एक्टिवेट करेंगे तो, ऐसा एक्सपर्ट्स बताते हैं। इन्हीं चीज़ों को देखकर, इन्हीं चीज़ों को स्टडी कर कर डूम्सडे सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो ये काम शुरू होता है मॉनिटरिंग से, उसके बाद अलग अलग लेवल्स पर चीज़ों को चेक करना, चीज़ों को डिटेक्ट करना, मिसाइलों को पकड़ना, उनकी गति को नापना, टेम्परेचर कितना बढ़ा, पहले कितना टेम्परेचर था, इस हमले के बाद कितना टेम्परेचर, और इसके बाद हमारा जो डूम्सडे है, यानी रूस का जो डूम्सडे है, डूम्सडे सिस्टम, जिसको काफ़ी उन्नत प्रणाली माना जाता है, वो एक्टिवेट होता है। रूस यूक्रेन युद्ध में अब न्यूक्लियर वॉर की भी खबरें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब एक्सपर्ट्स उस बात की इस तरफ इशारा करते हैं। पुतिन ने साफ तौर पर अब प्रण ले लिया होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल के तौर पर समझाया कि ये बड़ा हमला कर दिया है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने। ऑब्वियसली उनको बैकअप भी होगा। ये लड़ाई, ये जंग रूस से जरूर दिखने में रूस वर्सेस यूक्रेन है, लेकिन लड़ाई रूस वर्सेस नेटो है, ये हर कोई जानता है। पुतिन ने अब क्या किया, पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग को कॉल किया, उसको चेयर किया। उनके जो अपने एक्सपर्ट्स होंगे, डिफेंस एक्सपर्ट्स जो होंगे, उनके देश की राष्ट्रीय संप्रभुता से जुड़े जो इंपॉर्टेंट फेसेस होंगे, उनसे बात उन्होंने की होगी। इस बैठक में आने वाले दिनों में यूक्रेन पर किस तरीके से अटैक करना है, या जो अटैक्स रूसी आर्मी लगातार कर रही है उसमें और कितना अग्रेसिव होना है, ये इस पर बात हुई होगी। ये बात बिल्कुल साफ है कि इस हमले के बाद व्लादिमीर पुतिन रुकने और थमने वाले तो है नहीं। इससे पहले भी आपने देखा होगा जहां व्लादिमीर पुतिन रहते हैं उस जगह तक भी ड्रोन्स पहुंचे हैं, और तब भी रूस की तरफ से कहा गया था कि इस पूरे मामले को लेकर अग्रेसिवली अंदाज में ही कार्रवाई की जाएगी। क्रेमलिन में लगातार बैठकों का दौर जारी है, एक के बाद एक इमरजेंसी मीटिंग्स हो रही हैं, और इस सुगबुगाहट से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी अछूते नहीं हैं। उनको भी पता है उन्होंने किस बिल में हाथ दे दिया है, और आने वाले दिनों में एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि ये लड़ाई और ज़्यादा अग्रेसिव हो सकती है। मीटिंग्स जो कॉल की गई, रूसी विदेश मंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्री से भी फ़ोन पर बात की है, ऐसी जानकारी है। लगभग 1 घंटे के आसपास ये बातचीत रही। मौजूदा स्थिति क्या है, किस तरीके से अटैक्स किए गए, पर्ल हार्बर का नाम इसे क्यों दिया गया, और आने वाले दिनों में रूस किस तरीके से इस हमले का जवाब देगा, इसको लेकर जो प्राइमरी फेसी चीज़ें तैयार की गई हैं उसको लेकर कम्युनिकेट किया गया है अपने अमेरिकी समकक्ष के सामने। तो ये पूरा मामला आप देखेंगे, ये पूरा जो ये जंग है, जो महाजंग है, जो लगातार चल रही है, चौथे साल में एंटर हो चुकी है। लोगों को लग रहा था कि एक के बाद एक जब बैठकों का सिलसिला चल रहा है तो व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की दोनों के रुख में नरमी आएगी, लेकिन अब इस हमले के बाद लगता है महाजंग का सायरन एक बार फिर से
बजने वाला है। यूक्रेन ने सीधे सीधे एक बार फिर से बता दिया कि वो रूस की धमकियों से डरने वाला नहीं है। वो उनके सिविलियंस, उनकी सेना को जो नुकसान हुआ है वो भी उतना ही नुकसान रूस को पहुंचा सकता है। आज एक बहुत अग्रेसिव अटैक, ड्रोन अटैक व्लादिमीर पुतिन, उनके देश, उनके राष्ट्र पर हुआ। और अब जानकारी आ रही है, जो इनसाइट्स आ रहे हैं कि अब व्लादिमीर पुतिन इससे काफी ज्यादा नाराज हो चुके हैं। व्लादिमीर पुतिन ने एक इंपॉर्टेंट मीटिंग को चेयर भी किया है। कमांडर्स उस मीटिंग में मौजूद रहे हैं और कमांडर्स को कई जरूरी निर्देश भी उन्होंने दे दिए हैं। पलटवार की रणनीति पर विचार विमर्श किया जा रहा है। एक्सपर्ट से बात की जा रही है कि इस जो हिमाकत की गई है यूक्रेन की तरफ से, अब रूस को क्या करना चाहिए। यहां से डू और डाई वाली सिचुएशन अब व्लादिमीर पुतिन के लिए भी आ चुकी है, क्योंकि उनका देश, उनका राष्ट्र लगातार ये पूछ रहा है कि पिछले 4 सालों से जिस जंग में हम हैं उसका फैसला क्या। और आज जो हमला हुआ उसने एक बड़ा नुकसान रूस को पहुंचा दिया है। कुछ और चीजें हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये हमला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माना जा रहा है, यहां से क्या एकदम से फ्लिप हो जाएगा, क्या न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बार बार एक शब्द मैं बोल रहा हूं, पर्ल हार्बर, पर्ल हार्बर। देखिए, रूस पर यूक्रेन का एक बड़ा ड्रोन अटैक है। यूक्रेन के सबसे बड़े हमले से रूस टहल चुका है। व्लादिमीर पुतिन, उनके परमाणु बेसिस को इसमें टारगेट किया गया है। जिन हथियारों को इस जंग में इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, उन हथियारों, उन बॉम्बर्स को इसमें नेस्ता नाबूद करने की हिमाकत ज़ेलेंस्की ने की है। यूक्रेन ने 40 से ज्यादा बॉम्बर्स को तबाह करने का बड़ा दावा भी कर दिया है और ज़ेलेंस्की के स्पेशल ऑपरेशन से रूस कहीं ना कहीं अब बैकफुट पर है। आप ये समझिए कि यह प्लानिंग कितनी सफल तरीके से एग्जीक्यूट हुई कि यूक्रेन से 4000 किलोमीटर अंदर जाकर, रूस में 4000 किलोमीटर अंदर जाकर ड्रोन अटैक को अंजाम दिया गया। छोटा मोटा ड्रोन नहीं, 117 ड्रोन दाग दिए गए। इसने पूरी तरीके से जो व्लादिमीर पुतिन की एक स्ट्रिक्ट इमेज है उस पर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा डेंट मारा है। यूक्रेन ने रूस के 2 पुलों को भी तबाह कर दिया है। उनके एयर बेसिस को, 4 एयर बेसिस को टारगेट किया है। 40 से ज्यादा बॉम्बर्स को नेस्ता नाबूद करने की बात ज़ेलेंस्की कह चुके हैं। अब कुछ बड़े सवाल जो आपके जहन में होंगे, क्या व्लादिमीर पुतिन परमाणु वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे, परमाणु हथियारों का, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि पुतिन अब बहुत ज्यादा आक्रोशित हो चुके हैं। लेकिन क्या पुतिन का गुस्सा दुनिया के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है? युद्ध यहां से तेज होगा, ये बिल्कुल आप समझ लीजिए। ज़ेलेंस्की ने यहां से एक बड़ी गारंटी दे दी है कि युद्ध यहां से और अग्रेसिव होगा। ज़ेलेंस्की ने रूस को छेड़ तो दिया है, लेकिन क्या उसकी आक्रोश की आंख ज़ेलेंस्की यूक्रेन सह पाएगा? गुस्से में पुतिन ने कहीं न्यूक्लियर वॉर का फैसला ले लिया तो? ये बहुत सारे सवाल हैं जो एक्सपर्ट्स के मन में भी है। ज़ेलेंस्की ने क्या इस युद्ध में ये बहुत बड़ी गलती कर दी? 84 साल पहले विश्व युद्ध और अब महाजंग का खतरा फिर से सामने आ गया। 18 महीनों की जो ये प्लानिंग थी, जो ऑपरेशन स्पाइडर वेब था, ये क्या इस जंग में एक बड़ा अग्रेसिव अंदाज रूस को इख्तियार करने के लिए मजबूर कर रहा है? क्योंकि यहां पर सीधे सीधे इमेज की बात है। यहां पर अब सीधे सीधे व्लादिमीर पुतिन की उस स्ट्रॉन्ग इमेज की बात है जिस पर पंजा मार दिया है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने। यहां से अग्रेशन आना बिल्कुल तय है, लेकिन एक्सपर्ट्स इस बात को मान रहे हैं, सुपर पावर अमेरिका इस बात को मान रहा है कि वो व्लादिमीर पुतिन से अलग अलग लेवल्स पर संवाद करेंगे ताकि ये वॉर यहां पर रुके, कम से कम न्यूक्लियर वॉर में तब्दील ना हो। इसी के साथ आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।